डॉक्टर और यहूदी मेजर दोनों मेरे स्ट्रेचर के पास आकर खड़े हो गए। यहूदी डॉक्टर की निगाहें अपनी घड़ी पर थीं और यहूदी मेजर स्ट्रेचर पर पड़े बेहोश शख्स पर नजरें जमाए हुए था और मेरा दिल यूं धड़क रहा था कि लगता था अभी सीने से बाहर निकल आएगा। डॉक्टर की गिनती 50 तक जा पहुंची थी, फिर 55 और फिर जब उसने 60 कहा तो मेरी आंखों के सामने स्ट्रेचर पर बेहोश जवान के जिस्म के अंदर से एक हल्के से धमाके की आवाज आई। उसका जिस्म स्ट्रेचर पर से कोई 1 फुट बुलंद उछला और उसका पेट यूं खुल गया जैसे कोई आतिशफिशा पहाड़ फट कर खुल जाता है। उसके खुले पेट में से खुदा जाने क्या कुछ उबल कर बाहर निकलने लगा। मैंने चेहरा अपने बाजुओं में छुपा लिया। मैं ये घिनौना मंजर नहीं देख सकता था। यहूदी मेजर की आवाज आई, आंखें बंद मत करो दोस्त, इसे अच्छी तरह से देखो, इसका मुशाहिदा करो क्योंकि कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इस किस्म का एक धमाका तुम्हारे अंदर भी होगा, तुम्हारा पेट भी इसी तरह फटकर अपनी हर शय बाहर उछाल देगा। स्ट्रेचर वाली लाश का बुरा हशर हो रहा था। खुदा जाने उसके जिस्म में किस नौयत का जहरीला धमाका खेज मवाद डाला गया था कि न सिर्फ ये कि उसका पेट खुल गया था बल्कि अब उसके जिस्म के तमाम आज़ा गल गल कर अलग होने लगे थे। यहूदी डॉक्टर में इंतहाई समदिली का मुजाहरा करते हुए लाश के बाजू को उठाया तो वो लाश के जिस्म से अलग हो चुका था। फिर उसने बदकिस्मत नौजवान के दूसरे बाजू को अलग करके दिखाया। उसके बाद दोनों हाथों से उसकी गर्दन को बड़े आराम से जिस्म से अलग कर दिया। मेरी तबीयत खराब होने लगी। इस किस्म का करीह और दहशतनाक मंजर मैंने कभी नहीं देखा था। यहूदी डॉक्टर ने दरवाजे पर से दस्तक दी। फौरन दरवाजा खोलकर 2 कंपाउंडर किस्म के आदमी अंदर आए। उन्होंने मुंह पर पट्टी लपेट रखी थी। वो मलीदा बनी हुई लाश वाले स्ट्रेचर को खींचकर बाहर ले गए। मेरा ख्याल था कि यहूदी मेजर अब मुझे अपनी जानिब से राह रास्त पर लाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने ऐसा न किया। उसने मुझसे कोई बात न की। डॉक्टर से कहा कि दूसरे आदमियों को बुलाया जाए। डॉक्टर ने 1 सेकंड के लिए बाहर झांका और फिर 4 हट्टे कट्टे आदमी अंदर घुस आए और आते ही उन्होंने मुझे दबोच कर स्ट्रेचर पर गिरा लिया। मेरी हथकड़ी लगी थी। उन्होंने देखते ही देखते मेरी टांगे नायलॉन की रस्सियों से स्ट्रेचर के साथ जकड़ दी। फिर मेरे हथकड़ी लगे बाजू को पीछे की तरफ लाकर स्ट्रेचर की पट्टी से जकड़ दिया। 2 रस्सियां मेरी गर्दन और सीने पर भी बांध दी गईं। मैं स्ट्रेचर पर जकड़ कर रह गया। मुझे उस लाश का ख्याल आ गया जो अभी अभी स्ट्रेचर पर सुर्ख स्याह गोश्त के टुकड़ों का ढेर बनी बाहर ले जाई गई थी। मेरे साथ भी वही हशर होने वाला था। मैंने दिल में खुदा को याद करके कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। मेरी मौत आ गई थी। मरना तो एक ना एक दिन मुझे था ही। फिर क्यों ना बहादुर और गैरतमंद इंसान बनकर मरूं कि फलस्तीन की तंजीम आज़ादी के मुजाहिदों और शहीदों में मेरा नाम लिया जाए, मेरे मुल्क का भी नाम बुलंद हो। बस एक धमाका ही तो होगा मेरे जिस्म के अंदर और मुझे यकीन था कि सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरी जान निकल जाएगी। मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। मुझे इस बात पर जरूर हैरत हुई कि यहूदी मेजर ने उस लम्हे भी मुझसे मामला तय करने की आखिरी कोशिश नहीं की थी। यहूदी डॉक्टर ने मेरे पेट पर से कमीज हटा दी। मेजर के हुक्म पर हट्टे कट्टे आदमी बाहर जा चुके थे। फिर मेरे पेट पर भी सुर्ख रंग की मालिश की गई। यहूदी डॉक्टर ने अब दूसरे कैप्सूल से नीले रंग का जहरीला महलूल सिरिंज में भरा और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, इस सिरिंज में भी वही जहरीला धमाका खेज महलूल भरा हुआ है जिसकी तबाही का नजारा तुम अपनी आंखों के सामने देख चुके हो। इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह है कि इस जहरीले धमाका खेज मवाद की ड्यूरेशन यानी दौरानिया 5 मिनट था, जबकि इस धमाका खेज मवाद के फटने की मियाद एक खास मेडिकल प्रोसेस के बाद 5 मिनट से बढ़ाकर 7 दिन कर दी गई है। आज से ठीक 7 दिन बाद इसी वक्त यानी सुबह के 8:07 पर यह मवाद खुद ब खुद तुम्हारे पेट के अंदर फट जाएगा और फिर तुम्हारा भी वही हशर होगा जो इससे पहले जासूस का हुआ था। इस्राएली मेजर के चेहरे पर गहरा सुकूत तारी था। वो गहरी नजरों से मुझे तक रहा था। यहूदी डॉक्टर ने पदरे मुस्कुराकर कहा, हो सकता है तुम ये समझो कि हम तुमसे कोई ड्रामा कर रहे हैं और महज तुमसे राज उगलवाने के लिए कोई दूसरा बेजरर महलूल तुम्हारे जिस्म में दाखिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस धमाका खेज महलूल के असली होने का सबूत मुहैया करने का भी हमने इंतजाम किया है और वो ये है कि 2 रोज बाद यानी परसों ठीक इसी वक्त तुम्हारे पेट में एक बहुत ही धीमा सा पहला धमाका होगा और तुम्हें खून की इत्तला आएगी। उसके बाद तुम्हारी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने फिर भी हमारे साथ ताउन न किया तो 7वें रोज उसी वक्त धमाका हो जाएगा जो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी धमाका होगा और तुम्हारा जिस्म पुर्जे पुर्जे होकर उड़ जाएगा। मैं बेजान पत्थर बना उस वहशी यहूदी डॉक्टर का मकरूह चेहरा देख रहा था। फिर उसने इंजेक्शन की सुई की नोक मेरे पेट पर रखी और उसे जोर से दबा दिया। मेरी चीख सी निकल गई। उसने मेरी आंखों के सामने सारे का सारा धमाका खेज महलूल मेरे पेट में दाखिल कर दिया। सिरिंज खाली हो गई तो उसने बाहर खींच ली। फिर फातिहाना अंदाज में यहूदी मेजर की तरफ देखा। यहूदी मेजर मुझे देखे जा रहा था। वो मेरे सरहाने की जानिब खड़ा था। मेरी रस्सियां खोल दी गई थी। यहूदी मेजर ने मेरे कांधे पर हाथ रखा और झुक कर बोला, मेरे दोस्त तुम्हारे पास सिर्फ 6 रोज हैं।
ये तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन भी साबित हो सकते हैं। अगर तुमने हमें अपने साथियों के नाम और खुफिया एड्रेस और डेड ड्रॉप के मकामात बता दिए और हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो फिर तुम्हें एक दूसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा जो तुम्हारे जिस्म में गर्दिश करते धमाका खेज मवाद के असर को हमेशा के लिए जायल कर देगा और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल जाएगी। दूसरी सूरत में तुम्हारा क्या अंजाम होगा तुम खुद मुशाहिदा कर चुके हो। तुम्हारे पास सोचने को 6 दिन है। ठंडे दिल से सारे मामलात पर फिर से गौर कर लो। मैं चट्टे रोज तुम्हारी कोठरी में आऊंगा, लेकिन अगर इससे पहले तुम मुझे बुलाना चाहो तो बाहर खड़े गार्ड को सिर्फ इशारा कर देना, मैं खुद तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। यहूदी मेजर ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए मेरी पीठ आहिस्ता से थपथपाई। मेरी हथकड़ी खोलकर मुझे वापस मेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। मेरी हालत उस आदमी की सी थी जिसने गलती से तेजाब पी लिया हो और अब अपने जिस्म के गलने सड़ने का तमाशा करने वाला हो। मैंने कोठरी में जलते बल्ब की मध्यम रोशनी में तमीज उठाकर अपने पेट को देखा। जहां इंजेक्शन लगाया गया था वहां सुर्ख रंग का दाना उभर आया था। मुझे पेट में किसी किस्म की कोई गड़बड़ या खून में गिरी वगैरह महसूस नहीं हो रही थी। कभी ख्याल आता कि ये मुझसे वाकई ड्रामा कर रहे हैं। असली धमाका खेज मवाद दूसरे बदनसीब एजेंट के जिस्म में सरायत किया गया था। मेरे जिस्म में कोई बेजरर महलूल दाखिल किया गया है। फिर ख्याल आता कि परसों मुझे खून की तय भी तो होगी। अगर कोई ख्याल आता भी तो यही कि मुझे अपनी जान पर खेल कर भी अब यहाँ से भाग निकलना चाहिए, लेकिन वहां से फरार होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रहा था। इसी परेशानी में दिन गुजर गया। मुझे खाने को अच्छी खुराक दी गई। दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे रोज यहूदी डॉक्टर 2 मुसल्लह सिपाहियों को साथ लेकर मेरी कोठरी में आया। एक सिपाही के हाथ में ताम चीनी का पाट था। उसने घड़ी देखकर कहा, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें खून की तय होगी, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। उसने मुझे पांव पर बिठाकर ताम चीनी का पाट मेरे आगे रख दिया। ठीक उसके बताए वक्त पर मेरे पेट को एक धक्का सा लगा और मैं पीछे को गिर पड़ा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पेट के अंदर से मुझे मुक्का मारा है। हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनाई दी। डॉक्टर और एक सिपाही ने मुझे उठाकर दोबारा पांव पर बिठा दिया। मेरी तबीयत चलने लगी और फिर वाकई मुझे खून की तय हुई। डॉक्टर ने पार्ट पीछे हटा लिया। मुझे गीला रुमाल देकर कहा, फिक्र न करो, दूसरी बार तय नहीं होगी। और वाकई उसके बाद मेरी तबीयत खराब न हुई। मैंने रुमाल से अपने होंठों पर लगा हुआ खून पोंछकर पार्ट में फेंका और दीवार के साथ सर लगाकर बैठ गया। मुझे शदीद किस्म की कमजोरी महसूस हो रही थी। यहूदी डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे पास फैसला करने के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। आज से 4 दिन बाद ठीक इसी वक्त 1 सेकंड के लिए तुम्हारी तबीयत खराब होगी। ये सिग्नल होगा कि अगले सेकंड में धमाका होने वाला है। फिर तुम्हारे जिस्म के अंदर धमाका खेज मवाद फट जाएगा। उसकी आवाज तुम शायद ही सुन सको, क्योंकि धमाके के साथ ही तुम्हारा जिस्म भी फट जाएगा। ये कहकर यहूदी डॉक्टर मुसल्लह सिपाहियों की मैयत में कोठरी से निकल गया। दरवाजा बंद करके गार्ड ने बाहर से ताला लगा दिया। फिर उसने दरवाजे की सलाखों वाले चौखटे में से झांक कर मुझे देखा और इब्रानी में कहा, मुझसे कोई बात करनी हो तो दरवाजे पर हाथ मार देना। उसने फौरन सलाखों वाले चौखटे का पट बंद कर दिया। मैं दीवार वाले उस रोशनदान की तरफ देखने लगा जिसमें से दिन की हल्की सी रोशनी की किरणें अंदर आ रही थी। ये उम्मीद की आखिरी किरणें थी। मुझे उसी सलाखों वाले रोशनदान में से फरार होना था। सलाखें लोहे की थी। 4 दिन बाकी रह गए थे और मेरे पास सिवाय आहनी अज़्म के और कुछ नहीं था। मौत मेरे पेट में गर्दिश कर रही थी। मौत का टाइम बम मेरे पेट में था। मैंने अपनी आंखों के सामने उस धमाका खेज महलूल से एक मौत की सजा पाने वाले मुजरिम के पेट के परखचे उड़ते देखे थे। ये इंतहाई इक़दाम इसराइली इंटेलिजेंस ने इसलिए किया था कि वो मुझसे उन मिस्री एजेंटों के पते मालूम कर सके जो उनके ख्याल के मुताबिक मेरे साथी थे और तेल अवीव या यरूशलेम के मुस्लिम फलस्तीनी इलाके में कहीं छुपे हुए थे। इसके अलावा वो मुझसे ऐसे डेड ड्रॉप की निशानदेही भी चाहते थे जहां बकौल उनके मैं खुफिया दस्तावेजात की माइक्रो फिल्में डाल देता था और मेरा कोई साथी उसे वहां से वक्त मुकर्रा पर उठा ले जाता था। मेरे सिर्फ एक ही मिस्री एजेंट साथी सादिया थी जो नादिया के नाम से कट्टर यहूदी औरत के रूप में एक फोटो स्टूडियो की मालिक थी। इसराइली इंटेलिजेंस के अफसरान सुबह शाम मेरे पास आते और मुझे कायल करने की कोशिश करते कि मैं उनके साथ मिल जाऊं। वो मेरे बारे में ये ऐलान भी नहीं करेंगे कि एक मिस्री जासूस पकड़ लिया गया है। वो मुझे हर तरह का लालच दे रहे थे, हर तरह से तसल्ली दे रहे थे कि अगर मैं उन्हें अपने साथी जासूसों की फहरिस्त मुहैया कर दूं तो वो ये बात हरगिज जाहिर नहीं होने देंगे कि मैंने गद्दारी की है। और हर बार जाते हुए मुझे ये भयानक हकीकत भी याद दिला जाते कि मेरे जिस्म में गर्दिश करते धमाका खेज महलूल के फटने में थोड़ा वक्त रह गया है। मुझे यकीन दिलाया गया था कि उनके पास इस धमाका खेज महलूल का तोड़ भी है जिसका इंजेक्शन लगा देने से उसके असरात कतई तौर पर खत्म हो जाएंगे। लेकिन यकीन करें कि मुझे यूं लग रहा था कि जो बम उन्होंने मेरे जिस्म के अंदर रख दिया है अब अगर वो चाहें भी तो मुझे उसकी तबाही से नहीं बचा सकेंगे। लेकिन उसके साथ ही मैंने जान की बाजी लगाकर वहां से फरार होने का पुख्ता अज़्म कर लिया। मैं चाहता था कि अगर मेरी किस्मत में धमाका खेज मौत ही लिखी है
तो मैं इसराइली इंटेलिजेंस की काल कोठरी में न मरूं, बल्कि किसी तरह यरूशलेम पहुंचकर मस्जिद अक्सा के मुकद्दस कुर्ब जवार में मौत को लब्बैक कहूं। जिस ब्लैक सेल में मुझे कैद किया गया था वो तेल अवीव की इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर की दूसरी मंजिल पर वाक़ था। उस संगीन पथरीली कोठरी का एक दरवाजा था जिसके बाहर एक यहूदी मैरीन स्टेन गन हाथ में लिए हर वक्त पहरे पर मौजूद होता। उसके अलावा कोठरी में सिर्फ एक रोशनदान था जिसमें सलाखें लगी थी, जो फर्श से काफी ऊंचाई पर छत के साथ बना हुआ था। उस रोशनदान से बाहर की रोशनी आ रही थी, जिससे मालूम होता था कि बाहर दिन का वक्त है। उस तरफ से ट्रैफिक की आवाज भी नहीं आ रही थी, जिसका मतलब था कि वहां से सड़क काफी दूर है और दीवार के पार दूसरी जानिब कोई अहाता है, क्योंकि कभी कभी उस अहाते में किसी ट्रक के स्टार्ट होकर रवाना होने या बाहर से आकर वहां रुकने की आवाज आती थी। मेरा जहन पूरी सलाहियतों और बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे उस काल कोठरी में नहीं मरना है। मैं फरार होऊंगा, हर हालत में फरार होऊंगा। मगर उस ब्लैक सेल से फरार होना कोई आसान बात नहीं थी। मेरे पास ना कोई पिस्तौल था, मैं चाकू, जहरीले सिगार इसराइली इंटेलिजेंस वालों ने जाया कर दिए थे। बहादुरी और जांबाजी मेरे कुछ काम नहीं आ सकती थी। मुझे इंतहाई ज़ीरकी और जबरदस्त हिकमत अमली से काम लेकर वहां से फरार की कोई राह निकालनी थी, जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आती थी। मेरी निगाह बार बार दीवार वाले इकलौते रोशनदान की तरफ उठ जाती। क्या किसी तरह मैं उस रोशनदान की सलाखें काट कर दूसरी तरफ छलांग लगा सकता था? दिल को झूठी तसल्ली देने के लिए ये एक अच्छा जुमला था, लेकिन ये महज एक फरहत बख्श जुमला ही था जिस पर अमल करना बज़ाहिर नामुमकिन था। दिन में वक्फे वक्फे से 3-4 बार पहरेदार पानी या डबल रोटी देने के बहाने आकर मेरी निगरानी कर जाता। अब मुझ पर तशद्दुद नहीं किया जा रहा था। कोने में कमोड पर पांव रख कर भी रोशनदान तक नहीं पहुंच सकता था। अगर पहुंच भी जाऊं तो लोहे की मजबूत सलाखें मेरे रास्ते में हायल थी, जिनको काटने के लिए न मेरे पास वक्त था और ना कोई तेज रेती थी। वक्त गुजरता जा रहा था। यहूदी डॉक्टर हर बार मेरे पेट पर उंगली फेर कर बहीमाना मुस्कुराहट के साथ मुझे याद करवा देता कि मेरे पेट में जो टाइम बम रखा गया है उसके फटने में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। हम कल फिर आएंगे। उम्मीद है तुम कल तक अपना फैसला बदल लोगे। मुझे बेहतर नहीं तो लेकिन नॉर्मल खुराक दी जा रही थी। सुबह को एक अंडा भी मिल जाता, दोपहर को सब्जियों का सूप और 4 स्लाइस खाने को देते। इससे मेरे जिस्म की खोई हुई तवानाई काफी हद तक बहाल हो गई थी। मजीद एक दिन गुजर गया। अब मेरी मौत मुझसे सिर्फ 3 दिन दूर थी। मुझे जो कुछ भी करना था अभी करना था। दिमाग के कंप्यूटर ने बर्त रफ्तारी से काम शुरू कर दिया। हर इम्कान पर गौर किया, आदाद शुमार मुहैया किए। आखिर एक ही तरीक़ेकार सामने आया कि सबसे पहले जैसे भी मुमकिन हो इस काल कोठरी से बाहर निकलने की कोई तरकीब सोची जाए। कोई ऐसी तरकीब कि ये लोग खुद मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाने पर मजबूर हो जाएं। एक ख्याल बिजली के कौंदे की तरह मेरे जहन के उफक पर खामोशी से लहरा गया। उसके साथ ही मैं फर्श पर चित लेट गया और मसनूई पेट दर्द से बिलबिला उठा। मैंने दोनों हाथों से पेट पकड़ लिया और ऐसी चीखो पुकार मचाई कि स्टेन गन वाला यहूदी मैरीन दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। मुझे फर्श पर माही बेयाब की तरह तरफ के देखा तो फौरन बाहर निकल गया। दरवाजा लॉक किया और फोन पर डॉक्टर को इत्तला कर दी। मैं यूं तड़प रहा था और शोर मचा रहा था जैसे मेरे पेट में अंतड़ियां कट रही हूं। चंद सानियों में वही मनहूस यहूदी डॉक्टर निस्वारी मूंछों वाले मेजर के साथ अंदर आ गया। मैंने चीख कर कहा, मुझे बचा लो, मैं सब कुछ बता दूंगा, मगर मुझे मरने से बचा लो। मेरा पेट दर्द से फटा जा रहा है। मैंने कुछ ऐसी तबाहकुन किस्म की अदाकारी की कि फर्श से 1-1 फुट उछलने लगा। यहूदी मेजर ने डॉक्टर से परेशान होकर कहा, डॉक्टर इसे बेहोशी का टीका लगा दो। यहूदी डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप मेरे सीने से लगाई। मैंने जज्बाती एतबार से अपने खून का दबाव बढ़ा लिया था और मसनूई ख्वाफजारी करके दिल की धड़कनें भी तेज कर ली थी। यहूदी डॉक्टर ने तशवीश के साथ कहा, बेहोश करने से मर्ज रफा नहीं होगा, हो सकता है ये अपेंडिक्स केस हो। इसे अपनी निगरानी में लेबोरेटरी के क्लिनिक में पहुंचाने का बंदोबस्त करो, मुझे इसका चेकअप करना होगा। मैं उसी तरह माहिए बेआब की तरह तड़प रहा था। कभी दर्द से दोहरा हो जाता, कभी पेट में सर देकर रोने लगता। उसी वक्त मुझे स्ट्रेचर पर डालकर ये लोग कोठरी से निकाल ले गए। मेरे इर्द गिर्द 2 गन बरदार यहूदी चल रहे थे। मैं दर्द से चिल्लाते हुए दाएं बाएं सर मार रहा था और जायजा भी ले रहा था कि जहां से मैं गुजर रहा हूं ये कौन सी जगह है और उसका हुदूद अरबा क्या है। 15-20 कदमों के फासले पर क्लिनिक का दरवाजा था। जो ही मेरा स्ट्रेचर क्लिनिक के दरवाजे में दाखिल हुआ, मेरी निगाह दीवार में बने हुए एक चौकोर खाने पर पड़ी, जिसमें तांबे का एक चौकोर टुकड़ा अंदर की जानिब लटक रहा था। उस पर इसराइली हुरूफ में क्रैश लिखा था। इस किस्म के चौकोर खाने यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और दूसरे ममालिक के बड़े बड़े शहरों की मॉडर्न इमारतों की हर मंजिल की राहदारियों में बने होते हैं। उसमें रद्दी अशिया प्लास्टिक के थैलों में बांध कर नीचे गिरा दी जाती हैं। नीचे एक छोटा सा हॉल कमरा होता है जहां थोड़े थोड़े फासलों पर पहियों वाले लोहे के बड़े बड़े ट्रेलर खड़े होते हैं। हर मंजिल से आने वाले कूड़ा करकट के थैले उनमें आकर गिरते हैं। फिर दूसरे रोज कूड़ा उठाने वाला बहुत बड़ा ट्रक इमारत के अकब में आकर खड़ा हो जाता है।